चलिए आगे की बात करते हैं। ये हमारे टाइप 1 टाइप 2 न्यूमेरिकल्स हो गए जो एग्जाम में आते हैं। एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ, इसी पर बेस्ड है, वो आपको पता होना चाहिए। बेस्ड तो इसी के ऊपर है कि कितनी वॉइड कितनी वो होती है हमारी। चल जाएगा तो हम क्वेश्चंस कर पाएंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए तो। ठीक है, कराऊं? चलो समझ लेते हैं पहले एक बार इसको, फिर आगे की बात करते हैं वॉइड्स के बाद। पैकिंग एफिशिएंसी हमने कर लिया। आप लगभग नए चैप्टर का आधा सिलेबस खत्म कर चुके हो। ठीक है, अब एक चीज मुझे जो समझानी है वो समझ लो। आज वो इस चैप्टर की मेजर फॉर्मूला है जो काम में आएगा आपके, वो समझ लीजिएगा अच्छे से, वो काम में बहुत पूछा जाएगा। देखो अब आता है हमारा कि जो हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, उसके बाद किस तरीके से हम कैलकुलेशंस करेंगे और कौन सी कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन जो इन्वॉल्व करती है हमारी यूनिट सेल डायमेंशन को, यूनिट सेल डायमेंशन को इंक्लूड करने वाली कैलकुलेशन मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, देखो होता क्या है, हम किसी भी यूनिट सेल की वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट सेल की वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए जिस मेटल से आपने बनाया है ये क्यूब, उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ मेटल, हाँ या ना। पहली चीज तो पता होनी चाहिए। और हम यूनिट सेल का मास भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल भी कैलकुलेट हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी पता होगा, वॉल्यूम पता होगा तो मास निकाल सकते हैं। तो उसने कहा कि अब बेसिक सी बात है कि जितना भी क्यूब है उसमें एटम्स मौजूद हैं, तो एटम्स को भी हम काउंट कर सकते हैं। और काउंट करने का एक तरीका आप लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, राइट। तो एवोगैड्रोस नंबर की हेल्प से भी मैं पूरा फाइनली इक्वल अमाउंट में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो हमें इस पूरे क्यूबिक क्रिस्टल में किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो अब ध्यान समझना जरा पहले एक बार, जो बेसिक बेसिक बातें हैं। आप मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलो, वॉल्यूम ए ऑफ क्यूब क्यूब। कितना होता है? ए ए क्यूब। क्यूब। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी, ए क्यूब होता है। अब मैं कहता हूं आपसे मास निकालना है, मास ऑफ यूनिट सेल। अब देखो मास ऑफ यूनिट सेल इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, कि उस यूनिट सेल में कितने एटम्स है और हर एटम का मास कितना है। तो मास ऑफ यूनिट सेल इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, और उन एटम्स में से हर एटम का मास कितना है, मास ऑफ ईच एटम। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई? अगर मुझे मास निकालना है पूरी बॉडी का, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल का मास कितना है, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज बेसिकली द कंट्रीब्यूशन पार्ट, दैट इज जेड। और मास ऑफ ईच एटम मान लिया मैंने कितना, उसके अंदर एम मान लिया। ठीक, अब आगे की बात सुन लो। अब मास ऑफ एटम जो प्रेजेंट है पर यूनिट सेल, अब मान लो कितने, मान लो ये समझ लो कि जो Z है इसके अंदर ये नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में। M हो गया सिंगल एटम का मास। तो अगर मैं आपसे टोटल मास निकालना चाहूँ, इस M की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो आप M जानते हो। देखो कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होता है, मास ऑफ वन एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर, हाँ या ना। ये बात जानते हो या नहीं? किसी बॉडी का टोटल मास क्या होता है, उसके एक पार्टिकल का मास इनटू कितने पार्टिकल्स हैं, और कितने हो सकते हैं पार्टिकल, मैक्सिमम एवोगैड्रो नंबर हो सकते हैं। तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू Na, राइट। तो अगर मैं यहां से स्मॉल m की वैल्यू निकाल लूं, तो स्मॉल m कितना निकल के आया आपका, कैपिटल M अपॉन Na। एम आई क्लियर बच्चों? जल्दी बोलो, यहां तक समझ आया है नहीं? मैंने अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को माइन्यूटली ब्रेक किया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लिया, मुझे पता होना चाहिए। मुझे मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो किसी भी चीज का यूनिट सेल का मास निकालना है तो ये चीज चेक करनी होती है कि उसमें एटम्स कितने हैं, और एटम्स चल गए पता तो उसे मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ ईच एटम से, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया Z इंटू एम से। अब मैं स्मॉल m को इन टर्म्स ऑफ टोटल मास निकालने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो टोटल मास, मॉलिक्यूलर मास इज सिंपली इक्वल टू मास ऑफ वन एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मैं इस m की बात कर रहा हूं पूरे सिस्टम के रेस्पेक्ट में, पूरी यूनिट सेल के रेस्पेक्ट में, तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na, जहां पे कैपिटल M क्या है मेरा टोटल मास, मास ऑफ यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, Na क्या है मेरा यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर, Na हो गया एवोगैड्रो नंबर। ठीक, अब क्वेश्चन आधे से ज्यादा तो आपने सॉल्व कर दिया डेरिवेशन। कैसे, ये आपके m की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हो फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आपका मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप निकाल के आए हो, अभी मास ऑफ यूनिट सेल कितना है, मास ऑफ यूनिट सेल इज z इंटू एम अपॉन नीचे कितना आ गया a क्यूब, और m की वैल्यू क्या है आपकी, m की वैल्यू है m अपॉन Na इंटू a क्यूब। मेरी बात समझ आ गई, यहीं से निकला आपका फॉर्मूला डेंसिटी दैट इज रो इज इक्वल्स टू z इंटू एम अपॉन Na इंटू a क्यूब। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई, प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को समझ आ गया पूरा कंसेप्ट। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिनको नहीं समझ आया प्लीज ध्यान दीजिएगा, आना चाहिए क्योंकि इस पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपका 3 मार्क क्वेश्चन इस पर बेस्ड आएगा आपका बोर्ड में। उसने कहा कि मुझे यूनिट सेल के ऊपर बेस कैलकुलेशंस करनी है, डायमेंशंस निकालनी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कह दिया कि भाई जो स्फेयर्स हैं वो कहाँ अरेंज है, वो एक क्यूब में अरेंज है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना मैं जानता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज सिंपली इक्वल टू a क्यूब हो गया। ठीक है, अब किसी ने कहा मास ऑफ यूनिट सेल निकाल दो, क्योंकि जो वॉल्यूम निकल गई मास निकल गई तो डेंसिटी निकालना आसान होगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल किसी ने कहा कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा एक काम करो, आप ये बताओ यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं। आपने कहा मान लो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मैंने कहा ठीक है, अब मुझे ये बता दो हर पार्टिकल का मास कितना है। आपने कहा हर पार्टिकल का मास स्मॉल m है। तो मैंने पूछा कि क्या ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्यूब में आ रहे हैं, आपने कहा नहीं सारे नहीं आ रहे। मैंने कहा कितने आ रहे हैं, आपने कहा z जो है ना कंट्रीब्यूशन कहलाता है कि इस इन एवोगैड्रो नंबर में से भी इतने पार्टिकल्स इस क्यूब में आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मैं सारे स्फीयर तो लूंगा नहीं, सारे एटम तो लूंगा नहीं। क्यूब की वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो असल में क्यूब में आ रहे हैं, और वो जो असल में क्यूब में आ रहे हैं वो कौन है, वो z है। समझ आ गई, z इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दी स्फीयर्स एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग, तो मास भी उन्हीं का लूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, z इंटू एम इज द मास ऑफ द यूनिट सेल। अब किसी ने कहा ये जो स्मॉल m है तो मास ऑफ एक एटम होता है, हम बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम की, तो क्यों ना इस स्मॉल m को टोटल मास के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि टोटल मास जो है यूनिट सेल का वो निकालना है, तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज Na इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल लिख सकता हूँ। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू Na लिख दिया मैंने। अब मुझे यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है, दैट कम्स आउट टू बी m कैपिटल M दैट इज टोटल मास अपॉन Na इज द एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने क्या किया, हमने इस m की वैल्यू उठाई और उठा के कहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसे निकाला आपने यूनिट सेल का, z इंटू एम अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया a क्यूब, और m की वैल्यू आपने उठा के सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से उठाया m की वैल्यू को और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फॉर्मूला कितना बन गया, z इंटू एम अपॉन Na इंटू a क्यूब। एम आई क्लियर, मेरी बात समझ आ गई सभी लोगों को। अब किसी बच्चे को डाउट नहीं रहा होगा, आई होप सबको क्लियर है। जल्दी बोलो बच्चों, प्लीज रेज योर हैंड अगर समझ आ गया तो। यस सर। ठीक है, गुड। बाकी लोग भी बताएं मुझे, काइंडली रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ आ गया आप लोगों को। अब ये समझ आ गया तो एक क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग 10th में ही पढ़ा होगा आपने। किसी आदमी ने एक बहुत बड़ा हॉल बनाया, घर के अंदर डाइनिंग हॉल बना लिया या मान लो ड्राइंग रूम बना लिया, और किसी ने पूछा भाई साहब इस कमरे की वॉल्यूम कितनी है, उसने कहा इस कमरे की वॉल्यूम लगभग 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अच्छा, तो बताइए सर इस रूम में कितनी ब्रिक्स लगी हैं, ईंटें लगी हैं। आपने कहा इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि इस कमरे में इस्तेमाल होने वाली एक ईंट की जो वॉल्यूम है वो है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, आप मुझे बताइए उस ड्राइंग रूम में कितनी ईंटें लगी हुई थी।
बोलो। 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर का वो डाइनिंग हॉल है और एक ब्रिक की जो वॉल्यूम है वो है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपसे किसी ने पूछा बताओ उस रूम में कितनी ब्रिक्स लगी हुई है, आंसर बताइए। 1000। कितने लोगों को 1000 समझ आ गया? प्लीज आंसर, जितने लोगों को 1000 समझ आ गया। देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, यानी कि वॉल्यूम ऑफ रूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। जब टोटल वॉल्यूम पता हो और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक पता हो, क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। क्या निकल के आ जाएंगी मेरी? टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएंगी। एम आई क्लियर? प्लीज रेज योर हैंड इफ दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। दो जनों को समझ आया पूरे क्लास में मैथ्स? 3। क्रिश डाउट है? समझ आ गया। अश्मित डाउट है बेटा? अलग नो विनायक सर, डाउट है? अश्मित नहीं है सर। ठीक है। अगर नहीं है ना तो अब ये क्वेश्चन सुनो ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ और ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। कहता है एक एलिमेंट है और वो बीसीसी में है, ठीक है जी, बीसीसी में है और इसकी एज लेंथ दे रखी है 288 पिकोमीटर, ठीक है। कह रहा है इसकी क्रिस्टल की डेंसिटी भी दी हुई है आपको, डेंसिटी इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसने कहा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट के 208 ग्राम में कितने एलिमेंट मौजूद है, ये निकालने हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहले आपको क्या गिवन है वो देख लो। आपको इस क्वेश्चन में एज लेंथ दे दिया, यानी कि ए दे दिया। तो मैं एक काम करता हूं, उस क्यूब की वॉल्यूम निकाल लेता हूं पहली चीज तो। और क्यूब की वॉल्यूम कैसे निकालते हो आप? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब। और ए कितना है आपका? 288 पिकोमीटर। अब याद रखना बच्चों, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर या फिर 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर के, ठीक है। इन बातों को याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब ये 288 क्या है? पिकोमीटर, यानी कि 288 इंटू 10 की पावर -12 मीटर आ चुका है और उसका भी क्यूब, ठीक है, हमने कर दिया। अब मैंने क्या लिखा है इसको अगले स्टेप में? सर हमें इसके ऊपर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर में दिया है तो 288 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर और इसका क्यूब। और मैथ्स आपको आती है थोड़ी सी, क्या करना है मैथ्स में? 288 इंटू 288 इंटू 288 मल्टीप्लाई करना है और 10 की पावर कितनी हो चुकी है? -30। अब किसी ने कहा सर इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करे, टाइम कम है अपने पास, तो इसका भी अपने पास जुगाड़ है। अगर मैं इसको लिख दूं 2.9, तो मैंने ऑब्वियसली बात है कितने प्लेस राउंड ऑफ कर दिए? 2। यहाँ पर भी 2.9, ये भी कितना हो गया? 2.9। मैंने कितने प्लेस शिफ्ट किए पता है आपको? 2 यहाँ की है, 2 यहाँ की है, 2 यहाँ की है। तो इसका मतलब 10 की पावर 6 हो गया ये, और ये 10 की पावर -30। कितने लोग को ये समझ आ गई बात? जल्दी बोलो। मैंने 2 स्टेप एक साथ लिख दिए हैं, हाँ या ना? 2 Yes, sir. पॉइंट पहले लिखा मैंने 2.88 इंटू 10 पावर 2, 2.88 इंटू 10 पावर 2, 2.88 इंटू 10 पावर 2, और 2.88 है तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया 2.9, 2.9, 2.9। जो 10 की पावर 2 है वो क्या बन गया? 10 पावर 6, और साथ में क्या चला? 10 पावर -30। तो ये कितना बन गया हमारा? 10 की पावर -24। और ये हो गया आपका 2.9 इंटू 2.9 इंटू 2.9। अब एक बात तो पक्का है, 3 इंटू 3 9 होता है, इंटू 3 27 होता है, हाँ या ना? तो वो 3 के मल्टीप्लाई करने पे 27 आता है, ये तो 2.9 है। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी वैल्यू आएगी वो 27 से छोटी होगी। तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप चाहो तो इन्होंने मल्टीप्लाई करके रखा हो, मैं आपके सामने रखता हूँ। इन्होंने मल्टीप्लाई किया और इनकी वैल्यू आ रही है 23.9 इंटू 10 पावर -24। एक प्लेस और शिफ्ट कर लो तो ये हो गया 2.39 इंटू 10 पावर -23। कितने लोगों को बात समझ आ गई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वाली?
सिर्फ इतना बताओ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना आया हाँ या ना? एक बच्चे को तो आ गया, बाकी लोग बताइए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप लोग खुद भी कर लोगे, ना भी करोगे वो पावर में कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर लेना, जिनको बेसिक मैथ्स आता था वो बेसिक कर लेना, ठीक। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ मेरा, इस क्वेश्चन की आगे की बात सुनो। अभी तो आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल निकाल ली है, अब आप निकालेंगे सेकंड स्टेप में वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम जो आपने लिया है एलिमेंट का, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ है ना? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? मास दिया हुआ है हमको 208 ग्राम, ठीक है। और जो वॉल्यूम दी हुई है कितनी दी हुई है आपको? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाँ है ना? तो यहां से क्या निकाल लोगे? यहां से क्या निकाल लोगे आप? जल्दी बोलो। सॉरी, वॉल्यूम नहीं है, डेंसिटी दी हुई है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये डेंसिटी है। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गई 208 अपॉन 7.2। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारा 208 है, वॉल्यूम और क्या कहते हैं, वॉल्यूम हमें निकालनी थी, डेंसिटी गिवन है 7.2। यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला निकल के आ गया 208 अपॉन 7.2, और इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है इसको, और इसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी 28.8, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आपके पास जो टोटल वॉल्यूम दे रखी है, दिस इज द टोटल वॉल्यूम। देखा जाए तो टोटल वॉल्यूम ये है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। मुझे निकालना था कितने यूनिट सेल आने वाले हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे? ये टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल, ये 1 यूनिट सेल। तो बताओ कैसे निकालोगे मैथ के हिसाब से? नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। ये कितना हो गया? 28.8 अपॉन 2.39 इंटू 10 पावर माइनस 23। बात समझ आ रही है हाँ या ना? डिवाइड कर लोगे? यस सर। इन्होंने डिवाइड भी किया हुआ आप लोगों के लिए, और इसका आंसर आ रहा है 12.08 इंटू 10 की पावर 23। अब जो बात आपको याद रखनी है वो ध्यान रखना, ये पूरी अरेंजमेंट किस टाइप की थी पहले तो ये बताओ मुझे, ये पूरी अरेंजमेंट कौन से टाइप की थी? दिस वाज बीसीसी, बीसीसी। और बीसीसी में जो जेड होता है वो कितना होता है? 2 होता है ना। तो जो भी आपका आंसर आएगा ना, उसे आप मल्टीप्लाई कर लेना। किससे मल्टीप्लाई कर लेना? 2 से। सो आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ लिखता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स इन BCC is equals to 2 into 12.08 into 10 की power 23, that is equals to 24.16 into 10 is to power 23. Am I clear? Am I clear बच्चों? Please raise Yes, your sir. hand if this concept is clear to everyone. सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, if this concept is clear, make sure you revise all the concepts.